सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिकोड करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से लेकर सीधे परीक्षा में हिट करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तक सब कुछ इस विश्लेषण में कवर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। शुरुआत करेंगे तापमान वितरण और समताप रेखाओं से, फिर ऊंचाई के साथ तापमान कैसे बदलता है, विकिरण या रेडिएशन क्या है, वैश्विक तापांतर कैसे काम करता है और फिजिक्स की कौन से नियम यहाँ लागू होते हैं, ये सब समझेंगे। और हाँ, लास्ट में एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही क्रूशियल फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। भाग 1, तापमान का वितरण और समताप रेखाएं यानी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोथर्म्स। अर्थ पर हीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? देखिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज की किरणें एकदम सीधी यानी डायरेक्ट पड़ती हैं। रिजल्ट? बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों या पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, किरणें तिरछी या स्लैंटेड होने लगती हैं। और इसी सिंपल ज्योमेट्री की वजह से पोल्स पर कड़ाके की ठंड या फ्रीजिंग कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। अब समझते हैं समताप रेखाएं या आइसोथर्म्स को। ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैप पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। ये लाइनें इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल नहीं चलती। सीजन्स के हिसाब से ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। गर्मियों में ये महाद्वीपों के ऊपर उत्तर की ओर और सर्दियों में दक्षिण की ओर बेंड हो जाती हैं। जमीन और समुद्र के बीच का जो हीटिंग कॉन्ट्रास्ट है ना, वो क्लाइमेट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। भूमि की हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, मतलब वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट विशाल महासागरों की हीट कैपेसिटी हाई होती है। वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे। और इसी वजह से समुद्री तटों के आसपास हमेशा एक मॉडरेट या समशीतोष्ण क्लाइमेट बना रहता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ऊंचाई और तापमान व्युत्क्रम, एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली वायुमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस फिक्स्ड रेट को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन रियलिटी में एटमॉस्फेयर में जो एक्चुअल रेट होता है वो बदलता रहता है, जिसे हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन कभी-कभी पूरा गेम पलट जाता है और तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। सर्दियों के स्मॉग को इमेजिन कीजिए। होता क्या है, विंटर की रात में जमीन तेजी से ठंडी होती है, फिर भारी ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और उसके ऊपर की गर्म हवा उसे एक ढक्कन की तरह ट्रैप कर लेती है। इसी वजह से सारा धुआं और प्रदूषण सरफेस के पास जाता है, जिससे खतरनाक स्मॉग बनता है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं भाग 3 पर, विकिरण और वायुमंडल का गर्म होना, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ये टेबल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही क्रूशियल फ्रेमवर्क है। सूरज से जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव इंसुलेशन या लघु तरंग विकिरण होती है, जिसकी वेवलेंथ 0.1 से 4 माइक्रोमीटर्स होती है। वायुमंडल इसे आसानी से पास होने देता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी गर्म होकर ऊर्जा वापस छोड़ती है तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन जाती है। और यही वो इंफ्रारेड विकिरण है जिसे ग्रीन हाउस गैसेज अब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्टीफन के नियम के अनुसार ये उत्सर्जित ऊर्जा तापमान की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमारा वायुमंडल ऊपर से सूरज की रोशनी से सीधे गर्म नहीं होता, बल्कि यह पृथ्वी की सतह से नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। इसके 3 मेन तरीके हैं: सतह से निकलने वाला रेडिएशन, जमीन को छूने वाली हवा का सीधा कंडक्शन या संचालन, और गर्म हवा का वर्टिकली ऊपर उठना, जिसे कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। वर्टिकल मूवमेंट के बाद अब अभिवहन या एडवेक्शन को समझना भी जरूरी है। जब हवा के जरिए ऊष्मा का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दिशा में होता है तो उसे एडवेक्शन कहते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली लू इसका एकदम परफेक्ट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भाग 4, वैश्विक तापमान और तापांतर, ग्लोबल टेम्परेचर एंड हीट रेंज। इन कॉन्सेप्ट्स को अब ग्लोबली मैप करते हैं। ग्लोबल लेवल पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। जुलाई में अमेरिका की डेथ वैली का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाता है।
वहीं दूसरी तरफ जनवरी में रूस के वर्खोयांस्क में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जस्ट इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट। और इन्हीं एक्सट्रीम्स की वजह से तापांतर या टेम्परेचर रेंज पैदा होता है। दैनिक और वार्षिक तापमान का ये अंतर महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों और रेगिस्तानों में बहुत ही मैसिव होता है। दिन में भयंकर गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, महासागरों के पास तटीय क्षेत्रों में ये अंतर बिल्कुल कम रहता है। भाग 5, भौतिकी के नियम और आपातिक ताप। चलिए अब थोड़ा हार्ड साइंस और फिजिक्स की बात करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में 2 फिजिक्स के नियम बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, जो कहता है कि कोई वस्तु जितनी गर्म होगी वो अपने तापमान के 4th पावर के अनुपात में उतनी ही अधिक एनर्जी निकालेगी। दूसरा वीन का नियम या वीन्स लॉ, जो ये समझाता है कि बहुत अधिक गर्म सूरज शॉर्ट वेव्स क्यों छोड़ता है जबकि ठंडी पृथ्वी लॉन्ग वेव्स निकालती है। अब एक क्विक कंपैरिजन आपातिक ताप यानी सेंसिबल हीट और अव्यक्त ताप यानी लेटेंट हीट के बीच। सेंसिबल हीट वो है जिसे थर्मोमीटर से सीधा नापा जा सकता है, लेकिन लेटेंट हीट एक छुपी हुई ऊर्जा है। जब पानी भाप बनता है तो ये एनर्जी उसमें छुप जाती है, और जब वही भाप बादल बनकर कंडेंस होती है तो ये छुपी हुई ऊर्जा बाहर निकलकर भयानक साइक्लोन्स को जन्म देती है। फाइनली हम आ गए हैं भाग 6 पर, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे। इस डेटा पॉइंट को एकदम लॉक कर लीजिए। एल्बिडो, ताज़ी बर्फ सूरज की 80 से 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसका मतलब बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में गहरे रंग वाले महासागर केवल 6 से 10% ही लाइट रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अर्थ के हीट बजट के लिए इन स्पेसिफिक मेट्रिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, एटमॉस्फेयर के टॉप पर आने वाली कुल ऊर्जा में से केवल 51% ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। टोटल एल्बिडो लगभग 30% होता है। वायुमंडल लगभग 19% एनर्जी सोख लेता है और अर्थ का सोलर कांस्टेंट 1361 वॉट प्रति वर्ग मीटर है। हीट बजट का फंडामेंटल रूल यही है, जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट भी होता है। कुछ और रैपिड फायर फैक्ट्स। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पूरी पृथ्वी -18 डिग्री पर जम जाएगी। दिन का सबसे अधिक तापमान दोपहर 12 बजे नहीं बल्कि 2 से 3 बजे के बीच रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अर्थ को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। न्यूनतम तापमान सूर्योदय से ठीक पहले होता है। और जो लू हमने डिस्कस की थी वो एडवेक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस मास्टर क्लास को कंक्लूड करते हुए मेंस एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही शानदार सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में हमारे ग्लोबल हीट बजट के बैलेंस को कैसे निर्धारित करता है? सोचिए इसके बारे में। रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और हीट बजट के डेटा को कनेक्ट करके ही इसका एक परफेक्ट आंसर तैयार होगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिवीजन करते रहिए और तैयारी मजबूत रखिए।